हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 यानी कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के जो आपको जो सॉल्व पेपर कराए हैं वो हिंदी में थे और ये पेपर भी अभी हिंदी में ही है। तो इसके पेपर 3 और पेपर 1 और 2 इन तीनों का मैं सॉल्यूशन आपको इंग्लिश में भी दे दूँगी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, तो आज अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है। यानी कि चारों ऑप्शन जो हैं आपके, फर्स्ट है कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑप्टोकॉन, सी ऑप्शन है आपका सेरासोनिक गाइड और डी ऑप्शन है आपका कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। इन चारों में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? वो है आपका सेरासोनिक गाइड। ठीक है, बाकी आपका कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, ऑप्टोकॉन और कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक ये सभी आपके समावेशी शिक्षा हेतु सहायक उपकरण है। लेकिन जो सेरासोनिक गाइड जो होती है वो एक तरीके से ग्लास होता है, चश्मा होता है जिसको जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उसको पहनते हैं और ये एक तरीके से सेंसर की तरह कार्य करता है। जैसे कि जब इस ग्लास को आप पहन लेते हैं, इसके बाद अगर आप चलते हैं और चलते चलते अगर आपके सामने दीवार आ जाती है या किसी प्रकार की कोई बाधा आती है चलने में, तो वो आपको एक तरीके से आपको गाइड करता है चलने के लिए, ताकि आप किसी दीवार से टकरा ना जाएं। लेकिन इसका कार्य समावेशी शिक्षा में नहीं होता है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है आपके वो समावेशी शिक्षा में ये उपकरण यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरासोनिक गाइड। ये आपका समावेशी शिक्षा में उपयोग में नहीं आता है। तो कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था वो जो है ये ब्रेल ट्रांसलेटर है। ठीक है, जो कि समावेशी शिक्षा में यूज होता है ब्लाइंड पीपल्स के लिए। और जो ऑप्टाकॉन है वो क्या है कि इनेबल्स ब्लाइंड पीपल टू रीड प्रिंटेड मटेरियल दैट हैज़ नॉट बीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू ब्रेल। जो ऑप्टाकॉन जो होता है वो क्या कहते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए जो प्रिंटेड मटेरियल जिसको हम ब्रेल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उस प्रिंटिंग मटेरियल को पढ़ने के लिए यूज होता है। लेकिन जो सेरासोनिक गाइड है वो क्या होता है? द सोनिक गाइड इज एन आई ग्लास कन्फिगर्ड सोनर टाइप डिवाइस अवेलेबल फॉर द ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ऑफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स। यानी कि जो ये सेरासोनिक गाइड जो होता है वो एक तरीके से आई ग्लास होता है। ये इसलिए यूज होता है ताकि जो ब्लाइंड पीपल जो अकेले चलते हैं या कहीं जाते हैं तो आसपास अगर उनकी अपनी चीज़ों से टकरा ना जाएं और उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका समावेशी शिक्षा में कोई कार्य नहीं है। और आपका फोर्थ जो ऑप्शन था कंप्यूटर ब्रेल ट्रांसलेटर, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, वो जो स्क्रिप्ट जो होती है उसको ब्रेल में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संतुलक गेंदें यानी कि बैलेंसिंग बॉल्स चिकित्सीय उपकरण है। किसके लिए ये है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्रवण बाधित बच्चों के लिए, और सेकंड ऑप्शन है आपका सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सी ऑप्शन है आपका दृष्टि बाधित बच्चों के लिए और डी ऑप्शन है आपका मानसिक मंदित बच्चों के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। जो बैलेंसिंग बॉल जो होती हैं वो जो बच्चे सेरिब्रल पाल्सी से जो ग्रस्त होते हैं उनके लिए यूज होती हैं। और किस तरीके से उसको हम अभी अब देखिए, सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है? ये जो है वो ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफन बिफोर बर्थ, यानी कि जो बर्थ से पहले ही जो हमारा जो एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है, अविकसित दिमाग जो बच्चों का होता है उसकी वजह से ये स्थिति पैदा होती है। और सेरिब्रल पाल्सी इज़ ए कंजेनिटल डिसऑर्डर, यानी कि जो जन्मजात डिसऑर्डर है ऑफ मूवमेंट, मसल टोन और पोस्चर। यानी कि जो बच्चे सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित होते हैं उन बच्चों को मूवमेंट करने में और उनकी मसल्स में, पोस्चर में उनको दिक्कतें आती हैं। और सेरिब्रल पाल्सी को हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी बोलते हैं। और ये बच्चों में जन्मजात भी पाया जाता है और कभी कभी जन्म के बाद भी यानी कि 3 साल तक के बच्चे को भी ये हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्टाकॉन,
बी है आपका टैक्टाइल उपकरण, उसके बाद ऑप्शन है आपका व्हील चेयर, और डी ऑप्शन है आपका स्टैंडिंग फ्रेम। जो ऑप्टाकॉन जो है वो भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो मटेरियल, जो प्रिंटिंग मटेरियल हम ब्रेल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसके लिए हम ऑप्टाकॉन का यूज करते हैं पढ़ने के लिए। इसमें सेंसर लगा होता है, वो सेंसर जो है प्रिंटिंग मटेरियल को रीड करता है और उसको सुनाता है। लेकिन इसका जो ऑप्शंस बी है वो सही होगा, यानी कि टैक्टाइल उपकरण। टैक्टाइल उपकरण क्या होता है, ये एक तरीके से ब्रेल स्क्रिप्ट होती है या चित्र होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं कि इनमें उभार होता है, जैसे जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको छूकर, यानी कि टच करके, जैसे कि ब्रेल आपने देखा होगा कि बच्चे ब्रेल स्क्रिप्ट को छूकर उसको पढ़ते हैं, तो ये टैक्टाइल उपकरण में आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट भी आती है, इस तरीके के चित्र भी आते हैं जिनको बच्चे छूकर पहचान सकते हैं ये किस प्रकार का चित्र है। तो टैक्टाइल उपकरण इसका सही आंसर है। टैक्टाइल उपकरण के द्वारा बच्चे पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो टैक्टाइल एड्स क्या होता है, लाइक ब्रेल अ डिवाइस दैट हेल्प इंडिविजुअल्स कॉप विद अ हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए टैक्टाइल एड्स का यूज होता है। इनमें उभार होते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट भी आपका टैक्टाइल एड्स के अंदर ही आता है। व्हील चेयर क्या होती है, ये वॉकिंग डिफ़िकल्टी जिनको होती है उसके लिए यूज होती है। स्टैंडिंग फ्रेम क्या होता है, ए स्टैंडिंग फ्रेम provides alternative positioning to sitting in a wheelchair by supporting the person who suffer from the cerebral palsy in the standing position। जो स्टैंडिंग फ्रेम जो होते हैं, जो लोग उनको खड़े होने में जिनको दिक्कत होती है, वो स्टैंडिंग फ्रेम्स के द्वारा अपनी व्हील चेयर पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर था वो क्या था, वो था टैक्टाइल्स उपकरण, जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोनिक गाइड, बी ऑप्शन है आपका ऑप्टाकॉन, सी ऑप्शन है आपका लेजर केन और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो है एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और ये तीनों ही इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका पूरी तरीके से सही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। फर्स्ट है दृष्टि बाधित अक्षमता में, बी ऑप्शन है आपका श्रवण बाधित अक्षमता में, सी ऑप्शन है आपका संवेदी बाधित अक्षमता में और डी ऑप्शन है आपका मानसिक बाधित अक्षमता में। इसका जो सही आंसर है वो है दृष्टि बाधित अक्षमता में, विजुअल इम्पेयरमेंट। जो ऑडिबल गोल लोकेटर जो होते हैं वो दृष्टि बाधित लोगों के लिए होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका समूह शिक्षण, यानी कि टीम टीचिंग, जिसको हम दल शिक्षण भी बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि मिनिमम 2 टीचर पढ़ाते हैं टीम टीचिंग में, के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन कौन सा है इनमें से। पहला है कि एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है, और बी ऑप्शन है आपका शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, सी ऑप्शन है आपका कि शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं और डी ऑप्शन है आपका कि विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। तो इसमें से जो गलत है वो ये है कि एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। जो समूह शिक्षण होता है इसमें 2 टीचर होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं वो समूह में पढ़ाते हैं, ना कि एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन पूरी तरीके से सही हैं। इसमें जो असत्य कथन है वो है पहला ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कि समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, बी है आपका उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, सी ऑप्शन है आपका कि उसे छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और डी ऑप्शन है आपका कि उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है कि इसमें बी ऑप्शन जो है इसका सही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो समावेशी शिक्षा को जो अध्यापक है उसको विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल हो। ठीक है, वो बाद में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकता है इसके अंतर्गत।
जो ऑप्शन आपका ए है कि समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, ये गुण आवश्यक है, ठीक है। और उसे छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा क्या कहते हैं आराम आराम से सीखता है, कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है, तो बच्चों के प्रति उसको सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है उसके प्रति वो तनाव ना ले। उसके बाद डी है आपका कि उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी डाइवर्स लर्नर हैं उसकी क्लास में, विभिन्न अधिगमकर्ता यानी कि कोई बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, कोई बच्चा धीरे सीख रहा है, तो अपनी क्लास में कौन बच्चा किस प्रकार से सीखता है उसको अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन बी है कि उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद है 8th क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है। पहला है एक दूसरे पर निर्भरता, बी है आपका संप्रेषण कौशल, और सी है आपका समूह में कार्य करने का कौशल, और डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके कि एक दूसरे पर निर्भरता, जो सहकारी अधिगम का मतलब ही होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे की सहायता से ही हम सीखते हैं। संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल इससे बढ़ता है, और समूह में कार्य करने का यानी कि जो ग्रुप में कार्य करने की जो स्किल है वो भी निखर के आती है। तो इसका ऑप्शन डी पूरी तरीके से सही है कि ये सारे सहकारी अधिगम के लाभ हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, बी है कि यह छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण विकसित करता है, और सी है यह छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है, और डी है यह प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन ए है कि छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सहकारी अधिगम में जो छात्र जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। तो लेकिन जो ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है आपका, इसीलिए ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है, ठीक है। इसका 10th है कि व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है, बी है यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, सी ऑप्शन है आपका छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं, और डी ऑप्शन है आपका कि छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीख सकते हैं। तो इसमें से जो गलत है वो ये है कि यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, क्योंकि जो व्यक्तिनिष्ठ अधिगम जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से होते हैं, ना कि सामाजिक यानी कि समूह में होते हैं, इसीलिए उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन ये है कि यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। 11th क्वेश्चन है आपका कि बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। पहला है भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी है वंचित वर्ग के बच्चे, और प्रतिभाशाली बच्चे। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये तीनों ही प्रकार के बच्चे आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता यानी अक्षमता का कारण नहीं है। पहला है मनोसामाजिक, बी है कुपोषण, सी है आपका दूषित वातावरण, डी है आपकी पुरानी परंपराएं। तो जो ऑप्शन डी है आपका पुरानी परंपराएं, ये पूरी तरीके से सही है। ये जो है बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं होता है। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं ये बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं होती है। पहला है अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी ऑप्शन है आपका आंखों से पानी बहना, चॉक बोर्ड पर लिखा हुआ ना पढ़ पाना, और डी ऑप्शन है बार बार आंखें मलना। तो दृष्टिहीन बालक की जो विशेषता नहीं होती है वो है अमूर्त चिंतन की प्रबलता, ठीक है। बाकी आपके जो बी है आपका आंखों से पानी बहना, चॉक बोर्ड पर लिखा हुआ ना पढ़ पाना और बार बार आंखें मलना, ये तीनों ही आपकी दृष्टिहीन बालक की विशेषताओं में आता है, ठीक है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी का लक्षण क्या है।
मांसपेशियों का कमज़ोर होना, सिर झुकाकर सुनना, बहुत धीरे धीरे बोलना या आत्मविश्वास की कमी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, वीकनेस ऑफ मसल्स। और बाकी सिर झुकाकर सुनना, अगर कोई बच्चा सिर झुकाकर सुनता है तो हो सकता है उसको सुनने में परेशानी है, बहुत धीरे धीरे बोलता है तो वो भी एक अलग तरीके की परेशानी है, और आत्मविश्वास की कमी ये भी अलग तरीके की परेशानी है। लेकिन जो मांसपेशियों का कमज़ोर होना है वो शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आता है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसके बाद आपका है 15 कि निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। पहला है अवधान की योग्यता, एबिलिटी ऑफ रिटेंशन, बी है अध्ययन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ रीडिंग, सी है आपका घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली एंड स्कूल, और डी है आपका तीव्र प्रगति। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, अवधान की योग्यता, एबिलिटी ऑफ रिटेंशन। ठीक है, बाकी जो है अध्ययन की योग्यता, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या है। जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनको घर और विद्यालय दोनों में समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, और तीव्र प्रगति यानी कि वो फास्ट प्रोग्रेस भी करते हैं। अब घर और विद्यालय में समायोजन की परेशानी प्रतिभाशालियों बालक को किस प्रकार से होती है। जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं, तो विद्यालय में जो बच्चे फास्ट लर्नर नहीं होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं, तो उनके साथ समायोजन करने में उनको दिक्कत होती है। घर में उनको इसलिए दिक्कत होती है कि उनके अनुसार जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उनको कोई समझ नहीं पाता है, तो इस प्रकार से उनको घर में भी समायोजन में समस्या होती है। लेकिन जो अवधान की योग्यता जो बोल रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ रिटेंशन, तो यानी कि अवधान यानी कि रुकावट, तो रुकावट जैसा प्रतिभाशाली बालक के साथ कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 16 है कि एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। पहला है बौद्धिक रूप से भिन्न, बी है शारीरिक रूप से भिन्न, और सी है सामाजिक रूप से भिन्न। जो समावेशी कक्षा का मतलब बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक हर एक तरीके से भिन्न छात्रों का एक तरीके से समूह होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका 17 कि एक समावेशी कक्षा में फर्स्ट विकलांग बच्चे अलग कक्षा में पढ़ते हैं, बी ऑप्शन है आपका कि अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं, सी ऑप्शन है आपका कि छात्रों को उनकी मानसिक शक्तियों के आधार पर अलग किया जाता है, और डी ऑप्शन है आपका कि छात्रों को उनकी शारीरिक शक्तियों के आधार पर अलग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है कि अक्षम एवं सामान्य बच्चे जो है वो नियमित कक्षा में वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं, यानी कि जो डिसेबल्ड और नॉर्मल चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक क्लास में साथ पढ़ते हैं समावेशी कक्षा के अंतर्गत। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो पूरी तरीके से सही है। 18 क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए सीमांत समूहों के समावेशी शिक्षकों की नियुक्ति करता है, बी ऑप्शन है आपका कि कक्षा कक्षा में विभिन्नता को दर्शाता है, और सी ऑप्शन है आपका कि सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, और डी ऑप्शन है आपका कि तथ्यों को समाहित करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि कक्षा कक्ष में विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी को दर्शाता है, ये पूरी तरीके से सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन था कि 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ किस डिग्री ऑफ रिटार्डनेस को दर्शाती है, वो जो है वो तीव्र यानी कि सेवियर इसको दर्शाती है। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। पहला है क्षमता निर्माण का अभाव, उसके बाद है अभिभावकों की कोई भागीदारी नहीं, सी है अलगाव, और डी है संवेदीकरण। तो इसका सफल समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो है संवेदीकरण। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी नहीं, अलगाव, ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। 21 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। पहला है घर तथा परिवार का उचित वातावरण बनाना, बी ऑप्शन है आपका बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है आपका बालक के रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन, और डी ऑप्शन है परिवार तथा विद्यालय के मध्य समन्वय। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है यानी कि बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण, ये सही नहीं है, यानी कि उपयुक्त विधि नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी सही है।
इसके बाद 22 क्वेश्चन है आपका कि दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो बुद्धिमान हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, या विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, या संवेदनशील हो। जो दृष्टिहीन जो बालक होते हैं उनके लिए जो अध्यापक जिन जो पढ़ाते हैं उनको वो विशेष रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। जिनको दृष्टिहीन बालकों को पढ़ाना आता हो, ब्रेल स्क्रिप्ट आती हो, तो इस तरीके का अध्यापक चाहिए होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 23 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। पहला है आपका विशिष्ट विद्यालय, फिर है एकीकृत विद्यालय, फिर समावेशी विद्यालय। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। जो स्पेशल स्कूल होते हैं, जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं, उन्हीं में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। जिगसॉ क्रियाएं संबंधित हैं। पहला है भूमिका निर्वहन से, बी है आपका प्रत्यय संप्राप्ति से, सी है आपका सहकारी अधिगम से, और डी है आपका मस्तिष्क उद्वेलन से। तो इसका जो ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम वाला, ये पूरी तरीके से सही है। जो जिगसॉ जो होती है वो सहकारी अधिगम से संबंधित है। जिगसॉ होता क्या है कि क्लास इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 to 6 लर्नर्स who are then given some information on a particular aspect of the topic which they then become the experts in। यानी कि इसमें करते क्या है कि जो क्लास जो होती है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप में 4, 5, 6 इस तरीके से बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है उसके ऊपर बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से वो सीखते हैं या एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये आपका सहकारी अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है आपका सामान्य छात्रों को अलग समूह में रखना चाहिए, बी है आपका विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए, सी ऑप्शन है आपका विशिष्ट बालकों को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए, और डी आपका उपरोक्त सभी। इसका जो ऑप्शन बी है यानी कि विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए, ये पूरी तरीके से सही है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि जो विशिष्ट छात्र है वो सामान्य छात्र के साथ पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट दें उनको विशिष्ट छात्र और सामान्य छात्र उन दोनों को समूह में रख के ही देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी सही है। 26 क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। पहला है निष्पत्ति परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, बी है आपका व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, और सी ऑप्शन है आपका विशेष विद्यालय व कक्षा यानी कि स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासेस, और डी आपका नेतृत्व का अवसर देकर यानी कि बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, निष्पत्ति परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन बच्चा किस स्टेज पर है और किस प्रकार से वो सीख रहा है और कितना वो सीख चुका है। ठीक है, यानी कि निष्पत्ति परीक्षण इसका पूरी तरीके से सही है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। पहला डिसलेक्सिया, फिर डिसग्राफिकल, हाइपरलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया। इसमें से जो ऑप्शन बी है वो डिसग्राफिकल, ये किसी प्रकार की अधिगम अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपका डिसलेक्सिया हो गया, हाइपरलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, ये तीनों ही आपके अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। अब डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि जिन बच्चों को किताब पढ़ने में दिक्कत आती है या किसी भी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आती है उसको वो डिसलेक्सिया बोलते हैं। और हाइपरलेक्सिया क्या है, इज ए पार्ट ऑफ ऑटिज्म, एडवांस रीडिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन वे बियॉन्ड देयर क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, यानी कि जो हाइपरलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो ये एक प्रकार से ऑटिज्म है। इसमें जो बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स है या एबिलिटीज़ है वो उनकी जो वास्तविक आयु है, यानी कि कोई बच्चा अगर 5 साल का है, 5 साल का है, लेकिन जो उसकी रीडिंग स्किल है वो 7 से 8 साल के बच्चे तक की हैं। तो इस प्रकार की जो ऑटिज्म है इसको हम हाइपरलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और डिसकैल्कुलिया क्या होता है, ये डिफ़िकल्टीज़ विद मैथ्स, यानी कि बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, नंबर समझने में दिक्कत आती है, इसको हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है। डिस्ग्राफिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो
तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। डिसकैलकुलिया में जो बच्चे जो हैं वो गणित संबंधी त्रुटि करते हैं। ठीक है। 29 क्वेश्चन, इसमें जो आपका जो डिसकैलकुलिया, इसका जो सही ऑप्शन था डिस्ग्राफिया जो होता है आपका वो लिखने से संबंधित होता है। जो ऑप्शन ए जो इसका जो दिया है ये डिस्ग्राफिया, ये इसका आपका लिखने से जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है उससे संबंधित होता है। हाइपरलेक्सिया मैंने आपको पहले समझा दिया और डिसलेक्सिया भी मैंने आपको इससे पहले समझा दिया। ठीक है। और जो डिस्ग्राफिया जो इसमें ऑप्शन ए में दिया है वो लिखने से संबंधित होता है। जो बच्चे लिखने में जिनको दिक्कत आती है वो डिस्ग्राफिया उसको बोलते हैं। ओके। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डिसकैलकुलिया, यानी कि जो बालक गणित संबंधी त्रुटि करते हैं। 29 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है व्यवहारिक निर्देशन पद्धति, बी है व्याख्यान पद्धति, उसके बाद है पाठ्यवस्तु पद्धति, और फिर है आपका पुनरावृत्ति पद्धति। ऑप्शन बी यानी कि लेक्चर मेथड जो है वो अधिगम बाधित बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, बी है आपका बुद्धि परीक्षण, सी है आपका अभिवृत्ति परीक्षण, और डी ऑप्शन है आपका शैक्षिक परीक्षण। तो इसका जो ऑप्शन सी है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके द्वारा भी आप बच्चा जान सकते हैं कि बच्चा मंद अधिगामी है कि तीव्र अधिगामी है, बच्चे का व्यवहार का टेस्ट करके ठीक है। और बुद्धि परीक्षण से, शैक्षिक परीक्षण, इन तीनों ही परीक्षणों से आप जान सकते हैं कि मंद अधिगामी बच्चा है या नहीं है। लेकिन जो एप्टीट्यूड परीक्षण है वो किसके लिए होता है? ये जो होता है वो किसी व्यक्ति के किसी घटना, प्राणी या विचार या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण से मतलब है। ठीक है। इसका बुद्धि से उस प्रकार से संबंध नहीं है जिसका कि पर्सनालिटी टेस्ट और आपका बुद्धि परीक्षण और शैक्षिक परीक्षण से है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है अभिवृत्ति परीक्षण वो सही है। इसके बाद 31 क्वेश्चन है आपका कि जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। ओके। कि जो स्पेशल जो चिल्ड्रन हमारे होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको निहित संरचना में ढाला जाता है तो उसको ये एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत होता है। तो इसका ऑप्शन बी पूरी तरीके से सही है। इसके बाद आपका 32 क्वेश्चन है किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या ना होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ए है एकीकृत शिक्षा, बी है सामान्य शिक्षा, सी है आपका निदानात्मक शिक्षा यानी कि रीमेडियल एजुकेशन, और डी ऑप्शन है आपका विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन। इसका जो ऑप्शन सी है वो पूरी तरीके से सही है। रीमेडियल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट आवश्यकता ना होने पर भी, ये जो रीमेडियल एजुकेशन जो होती है वो विशिष्ट बच्चों के लिए भी होती है, सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। इसका बुद्धि से संबंध नहीं है। इसका जो निदानात्मक जो शिक्षा है इसका जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी आवश्यकता हो सकती है, और ये मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है। पहला है प्रत्येक छात्र की त्रुटियों एवं कमियों को सही करना, बी है यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है, और फिर उसके बाद है यह सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों दोनों के लिए होता है, और डी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार समूहों में शिक्षण करना। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये परीक्षा के पूर्व किया जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है। यहाँ जो निदानात्मक शिक्षण है इसका मतलब रीमेडियल टीचिंग से, किससे है? रीमेडियल टीचिंग से। यह निदानात्मक लिखा है लेकिन यहाँ उपचारात्मक होना चाहिए, ऑप्शन में यही लिखा था, लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका जो दिया है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में वो दिया है रीमेडियल। तो जो रीमेडियल टीचिंग जो होती है वो परीक्षा से पूर्व नहीं होती है, परीक्षा के बाद होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं है।
उसके बाद आपका आता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ये जो प्रारंभ जो हुआ था वो आपका हुआ था 2009 में, ठीक है। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। अभी क्या था, ये जो लॉन्च हुआ था वो मार्च 2009 में हुआ है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि जो 14 से 18 साल के जो बच्चे थे उन सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ तथा वहन योग्य, यानी कि अच्छी शिक्षा और कम फीस में देना। और माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं वो जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में मतलब नज़दीक बनाना। और जो उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं वो बच्चों के घर से 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही बनाना, ठीक है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में था। 35 क्वेश्चन है आपका कि भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। पहला ऑप्शन है नहीं करना चाहिए तथा छात्रों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अलग अलग करना चाहिए। बी ऑप्शन है आपका केवल कभी कभी प्रयुक्त करना चाहिए क्योंकि इससे सहपाठियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है आपका हतोत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन है आपका कि सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है कि सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए, ये पूरी तरीके से आपका सही है। यानी कि जो सहकारी अधिगम में सहपाठी शिक्षण में जो है वो आपका जो बच्चे जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ चीज़ों को सीखते हैं, इसीलिए सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए कि बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन सी पढ़ने में अक्षमता, यानी जो डिस्लेक्सिया जिन बच्चों को होता है वो पढ़ने में अक्षम होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 37 क्वेश्चन है ऑटिज्म संबंधित है। पहला है आपका सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता से, पढ़ने में अक्षमता, लिखने में कि गणना में। तो ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है उनको सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आती है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 38 क्वेश्चन है आपका कि बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। पहला है विकास का अधिकार, दूसरा आपका अभिव्यक्ति का अधिकार और तीसरा है आपका मनोरंजन का अधिकार। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बाल अधिकार है। ये तीनों ही आपके बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और मनोरंजन का अधिकार, ये तीनों ही आपके बाल अधिकार हैं, तो ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3। 39 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है। पहला है ये लोगों के मध्य भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस को स्वीकार करता है। बी ऑप्शन है आपका कि ये लोगों के मध्य असमानता यानी इनइक्वालिटी को स्वीकार करता है। सी ऑप्शन है आपका कि ये लोगों में भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है। और डी ऑप्शन है आपका ये लोगों में समानता यानी कि सिमिलरिटी लाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है कि यह लोगों के मध्य भिन्नता यानी कि अब भिन्नता लोगों में जो धर्म को लेकर हो सकती है, उनके बैकग्राउंड को लेकर हो सकती है, कास्ट को लेकर हो सकती है, किसी भी प्रकार की भिन्नता हो सकती है। ये लोगों में भिन्नता को स्वीकार करता है, ना कि असमानता, भेदभाव और समानता को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 40 क्वेश्चन है आपका कि अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन कब हुआ था। 13 दिसंबर 2006। इसका जो सही आंसर है वो है 13 दिसंबर 2006। 41 क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। पहला बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी है छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव, और फिर है छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, और डी है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। जो आवश्यक नहीं है वो है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ऑप्शन डी सही है। 42 क्वेश्चन है आपका कि अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर क्या है। यानी कि जो अधिगम अक्षम है, जो बच्चे अधिगम में जिनको दिक्कत आती है उन बच्चों में, और जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। पहला है कि वे प्राय औसत बुद्धिमत्ता के होते हैं, बी है वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने योग्य होते हैं, और सी है उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है।
इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। जो अधिगम अक्षम जो बच्चे होते हैं उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है, ठीक है। और जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं वो उनको सीखने में, हर एक चीज़ में उनको सीखने में दिक्कत ही होती है। लेकिन अधिगम अक्षम से मतलब है किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, या किसी को कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो इस प्रकार की जो अक्षमता आती है वो अधिगम अक्षमता में आती है। लेकिन जो मानसिक मंदित बच्चे जो होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, उनको हर एक कार्य करने में दिक्कत आती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो उन्हें जो अधिगम अक्षम जो बच्चे होते हैं उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है, ठीक है। 43 क्वेश्चन आपका कि एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। पहला है प्रश्न का सही उत्तर देकर, बी है समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके, सी है आपका अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, और डी है आपका किसी समस्या का समाधान। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका कि किसी समस्या का समाधान, जो सृजनशील जो बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, वो अपनी समस्या को समाधान अपने तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 44 क्वेश्चन है कि बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। इसका आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। 45 क्वेश्चन है आपका कि एक समावेशी विद्यालय, पहला कि एक सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बी ऑप्शन है आपका कि छात्रों के मध्य भिन्नता लाता है तथा भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। सी ऑप्शन है आपका कि विशेष रूप से भिन्न क्षमता वाले बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। और डी ऑप्शन है छात्रों की अक्षमताओं के अनुसार अधिगम आवश्यकताएं निर्धारित करना। जो समावेशी विद्यालय जो होता है, इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरीके से सही है कि सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि समावेशी विद्यालय में चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक है, उन सबकी सीखने की क्षमता में भिन्नताएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक बच्चे के जो अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। 46 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन प्रस्तावित किया गया था। ये प्रस्तावित किया गया था आपका 2009 में, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। तो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट नंबर 35। जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आपको इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको हम एक्ट नंबर 35 के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है वो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो है 4 अगस्त 2009 को लॉन्च हुआ है, और जो ये जो कमेंस हुआ है वो 1 अप्रैल 2010 यानी कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, ठीक है। और राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट डिस्क्राइब्स द मॉडलिटीज़ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years in India under Article 21A of Indian Constitution। जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। किसमें? एक्ट नंबर 35 में, जिसको हम राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा से, बी है आपका शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से, सी ऑप्शन है आपका प्रौढ़ों की शिक्षा से, और डी है आपका शाला त्याग करने वालों की शिक्षा से। जो विशिष्ट शिक्षा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 48 क्वेश्चन है कि ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है। ब्रेल विधि और टेप रिकॉर्डिंग हम सभी जानते हैं ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। श्रवण 49 क्वेश्चन आपका कि श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे निराशा का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए निर्धारित पाठ्यपुस्तक पढ़ने की असमर्थता, बी खेलकूद में भाग लेने
में असमर्थता, सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता, और डी है अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने में असमर्थता। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो कम्युनिकेशन में होती है और इन्फॉर्मेशन को साझा करने में होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 50 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है। पहला है आपका सांस्कृतिक कारण, उसके बाद आपका आता है व्यवहार में गड़बड़ी, उसके बाद आपका आता है भावात्मक अस्थिरता, उसके बाद आपका आता है डी मस्तिष्क विकार। तो जो सांस्कृतिक कारक जो है उसके अलावा इन सभी के कारण आपकी अधिगम अक्षमता हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारणों के द्वारा आपकी अधिगम अक्षमता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 51 है आपका कि अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। पहला है विशिष्ट विद्यालयों में, बी है मुक्त विद्यालयों में, उसके बाद है नियमित विद्यालयों में, उसके बाद आपका ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में। तो इसका जो ऑप्शन सी है नियमित विद्यालय में यानी कि रेगुलर स्कूल में, ये पूरी तरीके से सही है। जो अक्षम बच्चों के लिए जो एकीकृत शिक्षा की जो केंद्रीय प्रायोजित योजना का जो उद्देश्य था, जो विशिष्ट जो बच्चे हैं उनको नियमित विद्यालय में डालना था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 52 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है। पहला है बच्चों को यदि सामान्य कक्षा में शामिल किया जाता है तो वे और पीछे रह जाते हैं क्योंकि अन्य बच्चों का प्रदर्शन उन्हें निराश करता है। बी ऑप्शन है आपका कि बुद्धि लब्धि एक से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका कि छात्रों के नज़रियों को महत्व दिया जाना चाहिए, और डी ऑप्शन है आपका कि छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही है कि छात्रों के नज़रिए को महत्व दिया जाना चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही है। 53 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। पहला सेरिब्रल पाल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, ऑटिज्म, और डी ऑप्शन है आपका ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो जो इसका ऑप्शन बी है पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, जो विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ओके। और जो सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म है, ध्यान अभाव सक्रियता, जो ध्यान अभाव सक्रियता विकास, इसको हम शॉर्ट में ADHD भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ADHD। ये सारे आपके विकासात्मक अक्षमता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव है ये इसमें नहीं आता। अब ये पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव को हम हिंदी में अभिघातजन्य तनाव भी कहते हैं। ये होता क्या है? ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इज ए डिसऑर्डर characterized by failure to recover after experiencing or witnessing a terrifying event। यानी कि आपने कोई दुर्घटना देख ली या कोई भयानक मंजर देख लिया, उसके बाद उस दुर्घटना से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप इतना डर गए हैं, तो इसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बोलते हैं, और ये विकासात्मक अक्षमता नहीं है। ठीक है। 54 क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। पहला अंतर्मुखी प्रकृति के, बी है अपनी आवश्यकताओं में गैर मुखर, फिर है आपका शिक्षकों पर अनिर्भर, और डी है अपने निर्णयों में स्वतंत्र। जो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। 55 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। पर्यावरणीय, व्यवहारिक, मनोचालक या जैविकीय। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, पर्यावरणीय। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो पर्यावरणीय यानी जो सिस्टम है, द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय यूरी ब्रैनफेनब्रेनर who believed that a person's development was affected by everything in their surrounding environment।
यानी कि जो यूरी ब्रेनर थे, इनका ये मानना था, जो इन्होंने जो पर्यावरणीय जो ये थ्योरी जो दी कि किसी भी इंसान का जो विकास जो होता है वो उस हर एक चीज़ से जो है वो अफेक्ट होता है जो उसके आसपास घटित होती है। ठीक है। दृष्टिबाधित छात्र को चाहिए, पहला ऑप्शन है आपका अभिभावकों एवं मित्रों के द्वारा दैनिक कार्य में सहायता। बी ऑप्शन है कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। सी ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष में विशेष व्यवहार। डी ऑप्शन है आपका निम्न स्तरीय कार्यों को करने में छूट। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका कि कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता, ये पूरी तरीके से सही है। जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं इनको क्लासरूम में सामान्य व्यवहार चाहिए होता है और साथ में ऑडियो सीडी के द्वारा इनको सहायता चाहिए होती है ताकि ये सुनकर अपने पठन कार्य को कर सकें। 57 क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, पहला ऑप्शन है उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके लिए यह उपयोगी नहीं है। बी ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में रखना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी ऑप्शन है आपका कि उसे संगीत विद्यालय में रखना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कि उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी कि जो बच्चे पार्शियली देख सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे सकता लेकिन लेंस पहन के, कॉन्टेक्ट लेंस पहन के या चश्मा पहनकर वो पढ़ाई कर सकते हैं, उन बच्चों को थोड़ा विशिष्ट प्रावधान देकर उनको रेगुलर स्कूल में ही सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 58 क्वेश्चन है आपका कि भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। जो भाषा समझ से जो संबंधित अक्षमता होती है वो होती है अफेसिया। इसको हम क्या बोलते हैं? अफेसिया। ठीक है। जो पहला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, ये मैथ से संबंधित प्रॉब्लम के लिए होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। लेकिन जो अफेसिया होती है ऑप्शन सी, वो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता होती है। ठीक है। 59 क्वेश्चन है आपका कि चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। इसका ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया सही है। चालक कौशल यानी कि मोटर स्किल में जो अधिगम अक्षमता होती है, यानी कि जिन बच्चों को चलने फिरने में, खेलने में दिक्कत होती है, उनको मतलब इस प्रकार से सीखने में जो दिक्कत होती है उसको हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। मोटर स्किल में जो दिक्कत होती है उनको हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही है। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? पहला है आपका 1992 to 2000। बी ऑप्शन आपका 1960 to 2005, 93 to 2002 या 94 to 2003। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये जो दशक आपका जो है वो एशियन और पैसिफिक दशक माना जाता है। ठीक है, अक्षम लोगों के लिए। 61 क्वेश्चन है आपका कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ निम्न में से किसका विकास करती हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास। बी ऑप्शन है आपका मानसिक विकास। सी ऑप्शन है आपका भावात्मक विकास। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, वो बच्चों का सामाजिक, मानसिक, भावात्मक तीनों प्रकार का विकास करती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। 62 क्वेश्चन है आपका कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका अभिप्रेरणा हेतु विजेता को पुरस्कार देना। बी है निर्णय पक्षपात रहित होना चाहिए। सी है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। डी है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सही नहीं है। जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके भी मूल्यांकन की आवश्यकता ही होती है, उसके बाद ही उनके लाभ या हानि, यानी मतलब ये बच्चों को लाभ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम पता लगा पाते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है जो ये कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। 63 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम क्रियान्वित हुआ। ये कब क्रियान्वित हुआ था? ये क्रियान्वित हुआ था आपका 2010 में।
ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, लॉन्च हुआ था ये अप्रैल 2009 में, लेकिन कमेंस हुआ है कब? अगस्त 2010 में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 64 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। पहला है उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। बी है आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। सी है इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। और डी है आपका प्रायोगिक एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देने चाहिए। जो प्रतिभाशाली जो बालक जो होते हैं उनके लिए जो उपयुक्त नहीं है वो ये है कि इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक भी विशेष ध्यान के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है, यानी कि इसके क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन सी सही है, लेकिन स्टेटमेंट इसका गलत है कि इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? पहला है विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक या मनोचिकित्सक। जो समावेशी विद्यालय में इन तीनों की आवश्यकता होती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, 66 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। पहला है छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बी है स्वीकार्यता एवं सराहना में वृद्धि। सी है आपका बेहतर संप्रेषण एवं सामाजिक कौशल। और डी है आपका नैतिक एवं नीतिगत सिद्धांतों में अधिक विकास। तो जो इसका ऑप्शन ए है छात्रों के मध्य बढ़ती स्पर्धा, ये समावेशी शिक्षा के लाभ में नहीं आता, बाकी तीनों आपके समावेशी शिक्षा के लाभ में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 67 क्वेश्चन है आपका कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। पहला है सामाजिक अधिकार, बी है आपका मानवाधिकार, सी है आपका सांस्कृतिक अधिकार और डी है आपका नीतिगत अधिकार। जो सभी बच्चों को एक साथ सीखने का जो अधिकार है वो है आपका मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मानवाधिकार। अब ये क्या है कि द RTE इज़ रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 26 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि जो आपके यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें ये आता है, जो ये स्टेट करता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शैल बी फ्री एट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। ठीक है, उसके बाद आपका है कि निम्न में से कौन सा भवन या भारी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। यानी कि जो डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं उनके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है, यानी कि कौन सा भवन या भारी स्थान है जो कि बच्चों उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए बाधक होता है। अभिवृत्ति, आधारभूत संरचनात्मक या सामाजिक या भावात्मक। तो जो आप ये कौन भवन या भारी स्थान के तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है आपका आधारभूत संरचनात्मक, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल। इसका ऑप्शन भी सही है, यानी कि जो आधारभूत जो संरचना जो होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जो अक्षम व्यक्ति हैं वो भी आसानी से चल फिर सकें, यानी कि सीढ़ियाँ हों लेकिन रैंप भी हो साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी सही है। 69 क्वेश्चन है आपका कि गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अच्छा बच्चे को रखना चाहिए। ऑप्शन ए विशिष्ट विद्यालय में, बी है एकीकृत विद्यालय में, सी है आपका समावेशी विद्यालय में और डी है आपका नियमित विद्यालय में। तो जो गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक बच्चे हैं उनको विशिष्ट विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्पेशल स्कूल। क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा है तो नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक बाधाओं में, बी है आपका सांस्कृतिक बाधाओं में, सी है आपका संरचनात्मक बाधाओं में और डी है आपका सहभागिता बाधाओं में। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो पूरी तरीके से सही है, सामाजिक बाधाओं में, सोशल बैरियर्स। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय है तो उपयोगहीन है। फर्स्ट है आपका चौड़े रैंप, बी है चक्राकार सीढ़ियाँ, सी है आपका व्हील चेयर और डी है आपका खुरदरे फर्श। तो जिसका जो डी ऑप्शन है वो सही है।
बाकी आपके चौड़े रैंप, चक्राकार सीढ़ियाँ, व्हील चेयर, ये सारे भौतिक संसाधन आपके समावेशी विद्यालय हेतु उपयुक्त होते हैं, लेकिन जो खुरदरे जो फर्श है उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है। पहला है आपका विशिष्ट बालक अलग है, अयोग्य नहीं। फिर है बी समावेशन के संबंध में जागरूकता पैदा करना। सी ऑप्शन है आपका भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ सहयोग करना। डी है आपका भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा करना। तो इसका जो ऑप्शन डी है कि भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा करना, ये जो है वो समावेशी शिक्षा है तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। बाकी आपके समावेशी शिक्षा है तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी सकारात्मक दृष्टिकोण में नहीं आता है। 73 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी। पहला है समय सारणी की दृढ़ता। बी है शिक्षण के नवाचारी विधियों का प्रयोग। सी है आपका संसाधन केंद्रों की स्थापना। और डी है आपका छात्रों की क्षमता विकास की रणनीतियाँ। तो इसका जो ऑप्शन ए है समय सारणी की दृढ़ता, ये जो है आपका जो समावेशी विद्यालय में जो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है इसको पॉजिटिव बनाने में सहायक नहीं होगी। बाकी आपका शिक्षण में नवाचारी विधि यानी कि अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाना, संसाधन केंद्र बच्चों के लिए रिसोर्सेज सेंटर बनाना और छात्रों की क्षमता विकास के लिए रणनीतियाँ बनाना, ये तीनों ही आपके अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। लेकिन समय सारणी की दृढ़ता, लेकिन टाइम टेबल में एक तरीके से बच्चों को भान देना, ये समावेशी विद्यालय में अधिगम वातावरण को सकारात्मक नहीं बनाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 74 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है। जो भिन्न क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए व्यावसायिक परामर्श भी आवश्यक होता है, व्यक्तिगत भी आवश्यक होता है और शैक्षिक भी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 75 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। फिर है आपका सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव। सी है आपका अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण। और डी है आपका उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। तो इसका जो ऑप्शन सी है अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण, ये सही है। यानी कि जो अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण है यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट निर्धारित करना समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में, ये सही नहीं है। बाकी आपका उद्देश्यों का निर्धारण और सामग्री एवं अनुभवों का चुनाव और उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण, ये तीनों आपके समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है। 76 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा है तो उपयुक्त है। कहानी वाचन विधि यानी कि स्टोरी टेलिंग मेथड, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड, ये तीनों ही आपके समावेशी कक्षा के लिए उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 77 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है। पहला है आपका अधिगम सामग्री का ब्रेल में अनुवाद। बी है आपका सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम। सी है आपका संवाद विधि द्वारा अधिगम। और डी है आपका दैनिक जीवन एवं व्यवहारिक उदाहरण देना। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम, ये जो है वो आपका भिन्न क्षमता वाले छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के ग्रहण करने में सहायक नहीं होगा। यानी कि जो ये बोल रहा है कि ये सामान्य और जो भिन्न क्षमता वाले बच्चों हैं उनको अलग अलग पाठ्यक्रम द्वारा पढ़ाया जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर हमें भिन्न क्षमता वाले बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करवाना है तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ये तीनों ही आपके काम में आएंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। ठीक है। 78 है कि निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है। पहला है करके सीखना। बी है छात्रों की सक्रिय सहभागिता। सी है छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। और डी है आपका छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया यानी कि एक्टिव इंटरेक्शन। जो तरीका सही नहीं है समावेशी कक्षा में पढ़ाने का वो है छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, ऑप्शन सी। बाकी तीनों आपके
जो है समावेशी कक्षा में पढ़ाने के सही तरीके होते हैं। 79 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा है तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है उपयुक्तता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आपका दृढ़ता का सिद्धांत, सी है आपका सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और डी है आपका अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन बी है दृढ़ता का सिद्धांत वो है आपका जो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में नहीं आता है। ठीक है, बाकी तीनों आपके आते हैं। 80 क्वेश्चन है भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। पहला दृष्टि बाधित छात्रों के लिए, बी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए, सी है शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए और डी है आपका उपरोक्त सभी। जो भारतीय सांकेतिक भाषा है यानी कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए की गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। पहला है मितव्ययता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जटिलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और उपलब्धता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। जो समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम यानी कि मल्टीमीडिया का जो सिद्धांत नहीं है वो है मितव्ययता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अगर आप मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं, बहुमाध्यम की बात कर रहे हैं तो उसमें मितव्ययता नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का इसमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसका मतलब समावेशी शिक्षा में भिन्न भिन्न तरीके से सीखने वाले छात्रों से है, उनके मध्य जो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है या हो जाती है उसके अनुसार है। ठीक है, लेकिन जो मितव्ययता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत नहीं आता। 82 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ये रुचि के अनुरूप होना चाहिए, बी है ये आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, सी है ये महंगी होनी चाहिए या ये आकर्षक होनी चाहिए। जो इसका ऑप्शन सी है कि ये महंगी होनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी जो है वो आपके सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है कि क्वेश्चन के अनुसार कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा हो, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन के अनुसार सही है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। पहला है कंप्यूटर सह अनुदेशन, बी है सहकारी अधिगम, सी है अभिक्रमित अनुदेशन और डी है आपका मस्तिष्क उद्वेलन। जो सहकारी अधिगम जो होता है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है बल्कि समूह में जो बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही है। 84 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है। पहला है समूह शिक्षण, बी है आपका निदानात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग और सी है आपका सहकारी शिक्षण और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जो निदानात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग जो होती है वो जो है आपकी उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत होती है। अभी देखिए जो क्वेश्चन पेपर जो आपका आया था उसमें जो ये आपका यहाँ उपचारात्मक परीक्षण जो दिया है यहाँ आपका निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि पहले निदान मतलब पहले डायग्नोज करते हैं, निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है। लेकिन अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका यही उपचारात्मक परीक्षण जो आपका दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। उपचारात्मक परीक्षण को इन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बोला है और जो ऑप्शन में जो निदानात्मक शिक्षण दिया है इसको इंग्लिश में इन्होंने रिमेडियल टीचिंग दिया है। ठीक है, तो उसके अनुसार ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, 85 है कि निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है। पहला है व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, बी है आपका सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, सी है आपका टीम टीचिंग यानी कि समूह शिक्षण और डी है आपका निदानात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कि समूह शिक्षण में जो है वो टीचर्स का समूह पढ़ाता है यानी कि टीम टीचिंग सही आंसर है आपका।
86 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी ओरल इंग्लिश में अनुवादित करने में सहायक है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टाकॉन सोनिक मशीन और कुर्जुवेल पठन मशीन, और डी है आपका कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस। इसका जो ऑप्शन सी है कुर्जुवेल पठन मशीन, ये पूरी तरीके से सही है। ये जो होता है वो प्रिंटिंग मटेरियल को ओरल इंग्लिश में कन्वर्टेड करता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल टू में अनुवादित करती है? पहला है कुर्जुवेल पठन मशीन, फिर है कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, फिर है ऑप्टाकॉन और फिर है सोनिक गाइड। तो इसका जो ऑप्शन बी है कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, ये पूरी तरीके से सही है। उसके बाद क्वेश्चन आपका कि संवेदी व्युत्पन्न विधि किसके लिए उपयोग में आती है? श्रवण बाधित अक्षमता में, दृष्टि बाधित अक्षमता में, कि संवेदी बाधित अक्षमता में, कि मानसिक बाधित अक्षमता में? तो इसका जो दृष्टि बाधित अक्षमता में जो है संवेदी व्युत्पन्न विधि यूज होती है, यानी कि सेंसरी सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है। 89 क्वेश्चन है आपका कि समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका सामान्य एवं भिन्न क्षमता वाले बच्चे एक दूसरे की सहायता करें। बी ऑप्शन है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन है आपका कि यह छात्रों में भ्रातृत्व भाव विकसित करता है, और आपका डी ऑप्शन है कि यह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? पहला है करके सीखने का सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग, उसके बाद आपका आता है सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, उसके बाद आपका आता है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना, और डी आपका आता है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। ये छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना वो समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को उद्देश्य में नहीं आता है। 91 क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, बी है आपका विशिष्ट शिक्षकों के साथ समन्वय, सी है केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, और डी ऑप्शन जो है आपका वो है कि रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन। तो इसका जो ऑप्शन सी है केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, ये सही नहीं है। ठीक है। समावेशी शिक्षकों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति करना ये आवश्यक नहीं है या उपयुक्त नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि नागरिक मूल्यों के विकास है तो निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? जो क्रिया संबंधित नहीं है वो है नृत्य कार्यक्रम, डांस प्रोग्राम। बाकी तीनों आपके नागरिक मूल्यों के विकास में इस्तेमाल होते हैं, उससे संबंधित हैं। 93 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? पहला है छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, उसके बाद आपका आता है मनोरंजनात्मक क्रियाएं, फिर आपका आता है शिक्षकों का कम हस्तक्षेप, फिर आपका आता है समान अवसर। तो जो पहला ऑप्शन जो है कि छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जो है वो बच्चों का यानी कि छात्रों का पूरी तरीके से योगदान होता है। बच्चे ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, ये क्वेश्चन के अनुसार सही है, ऑप्शन ए सही है। 94 है कि निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? पहला है सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, बी है निबंध लेखन, उसके बाद आपका आता है वाद विवाद, उसके बाद आपका आता है कहानी लेखन। तो इसका जो ऑप्शन ए है सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, वो अकादमिक और साहित्यिक गतिविधि नहीं है। बाकी जो निबंध लेखन है, वाद विवाद है और कहानी लेखन है, ये तीनों आपके अकादमिक और साहित्य से जुड़ी गतिविधियां हैं। लेकिन जो सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, ये पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये अकादमिक या साहित्यिक गतिविधि नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है।
95 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। पहला है योग, खेल, छात्र काउंसिल और एनसीसी। जो छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है वो है छात्र काउंसिल। बाकी योग है, आपका खेल है और एनसीसी है, ये तीनों आपके शारीरिक विकास से ही संबंधित होते हैं, लेकिन छात्र काउंसिल जो है वो छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। 96 क्वेश्चन है आपका कि अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं। ये क्या दिखाता है? विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या बहिष्कृत शिक्षा। जो अक्षम समूह के बच्चे जब सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं ये हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 97 क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि बालक को प्रणाली के अनुरूप परिवर्तित किया जाए। बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। सी ऑप्शन है कि परिवार के अनुरूप वातावरण को परिवर्तित किया जाए, या डी ऑप्शन है आपका कि वातावरण के अनुरूप बालक को परिवर्तित किया जाए। तो इसका जो समावेशी शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर निर्भर है कि बालक के अनुरूप, यानी कि बालक जिस तरीके का है उसके अनुसार ही उसको अधिगम कराया जाए। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है कि बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। 98 क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। जो मानसिक मंदित बालक जो होते हैं, यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी जो आईक्यू होता है, जो बुद्धि लब्धि का जो प्रसार होता है वो 30 से 75 तक होता है। ठीक है। अब देखिए, जड़ बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल 25 या 25 से कम होता है। जो मूढ़ बुद्धि जिसको बोलते हैं उसको, उनका जो आईक्यू लेवल जो होता है वो 26 से 50 के बीच में होता है। और जो मूर्ख बुद्धि जिनको बोला जाता है उनका जो आईक्यू लेवल जो होता है वो 51 से 75 के बीच में होता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है। जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का जो संबंध जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, अपसरणीय चिंतन से होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और जो प्रतिभाशाली का होता है वो होता है अभिसरणीय, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग से। लेकिन यहाँ सृजनात्मकता पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन बी सही है। और अगर आपसे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे का पूछता है तो इसका ऑप्शन ए सही होता। 100 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए। पहला है सामान्य कार्य, फिर है जटिल कार्य, फिर है आपका सी ऑप्शन क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं प्रस्तुत कार्य, और डी ऑप्शन है आपका कार्य जो अधिक अधिगम के अवसर देता है। जो बच्चे पढ़ने योग्य यानी कि मानसिक अक्षम जो बच्चे होते हैं उनको जो जटिल कार्य नहीं दिए जाने चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं दिए जाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी सही है। ठीक है। तो आपका जो पेपर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपके लिए पेपर 4 और पेपर 5 का सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। और बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो मैंने हिंदी में कराए हैं, इनके लिए मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। धन्यवाद।